इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोमो, ओकारण और जीजी निकल पड़ते हैं जीजी के कर्स घर की तरफ और यहाँ हम देखते हैं वो अपना टाइम पास करने के लिए कार्ड्स खेल रहे होते हैं, जिधर मोमो हमेशा की तरह ओकारण की फिरकी ले रही होती है और ओकारण एज यूजुअल नाराज हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जीजी मोमो को कैंडी ऑफर करता है और ये कैंडी खाकर मोमो की बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसके बाद मोमो और जीजी अपने बचपन की बातें करने लगते हैं, जो देखकर हमारे चश्मिश की बहुत जल रही होती है और वो कहता है मुझे ये फीलिंग बहुत डिस्टर्ब कर रही है, मुझे अपने कंचे को वापस लाने में फोकस करना चाहिए। तभी मोमो ओकारण से पूछती है उसे क्या हुआ, जिसके जवाब में ओकारण अपने कंचे का जिक्र कर देता है और ये सुनकर मोमो फिर से ओकारण का मजाक बनाने लगती है। दूसरी तरफ जीजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, उसे तो ऐसा लग रहा था इनके बीच डर्टी जोक्स बहुत पॉपुलर हैं। उसके बाद ओकारण डिसाइड करता है कि उसे मोमो की अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जिस वजह से वो चिल्लाकर कहता है मैं तुम्हें सुचुनो का मॉन्स्टर के बारे में बताऊंगा। ये सुनकर मोमो और जीजी क्यूरियस हो जाते हैं उसके बारे में जानने के लिए। तब ओकारण कहता है जो क्रिप्टिस है वो सिर्फ इमेजिनेशन क्रिएचर नहीं है, इनफैक्ट 100 साल पहले गोरिल्लास को क्रिप्टिस कंसीडर किया जाता था और उसे लगता है सुचिनोको को नेक्स्ट गोरिल्ला कंसीडर किया जा सकता है। तभी ये सुनकर जीजी कहता है इससे मुझे याद आया मेरे विलेज में भी एक बड़ा स्नेक था जिसको एक श्राइन डेडिकेट किया गया है। ये सुनकर मोमो को जीजी की बात में इंटरेस्ट आ जाता है, जो देखकर ओकारण की फिर से जलने लगती है, जिस वजह से वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, कापा को भी श्राइन डेडिकेट किया गया है। कापा की बात सुनकर जीजी को ओकारण की बात में इंटरेस्ट आने लगा था। फिर उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। तब जीजी कहता है ओकारण तुम बहुत कमाल के हो और एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फ्रेंड वर्ड सुन के ओकारण शॉक्ड होके कहता है क्या फ्रेंड, क्योंकि हम जानते हैं मोमो के अलावा ओकारण का आज तक कोई फ्रेंड नहीं बना था। तब जीजी उससे पूछता है क्या वो उसे फ्रेंड नहीं समझता है, जिसके जवाब में ओकारण कहता है मुझे माफ करना मैं थोड़ा सा शर्मीला हूँ। ये सुनकर जीजी को ओकारण की बात समझ नहीं आती है, लेकिन दूसरी तरफ ओकारण ये सोच रहा होता है कि वो जीजी की तरह कूल क्यों नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मोमो की गैंग जीजी के इलाके में पहुंच जाती है और वो विलेज को एक्सप्लोर करके जीजी के घर पहुंच जाते हैं। तब जीजी मोमो को कहता है क्या वो किसी तरह के अजीब ऑरा को सेंस कर पा रही है, जिस पर मोमो ना कहती है। इनफैक्ट उसे ये जगह बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रही होती है। ये सुनकर जीजी कहता है क्या स्पिरिट मीडियम ने मेरा काटा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओकारण को अजीब सी फीलिंग सेंस हो रही होती है, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं जंगल के बाहर कुछ लोगों को, जिसमें से ये आंटी अपना नाक साफ कर रही होती है। फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिधर वो तीनों स्पिरिट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको उधर कुछ नहीं मिलता है, जिस वजह से मोमो कहती है उसे लगता है स्पिरिट हाइड एंड सीक खेल रही है और उनकी स्पिरिट एनर्जी वीक होने की वजह से वो उनको सेंस नहीं कर पा रही है। ये सुनकर जीजी मोमो को बहुत कूल समझने लगता है, जिस वजह से वो उसके कंधे दबाने लगता है। दूसरी तरफ ओकारण का माथा सनक जाता है क्योंकि जीजी ने मोमो को टच कर लिया था, जिस वजह से ओकारण का कबीर सिंह मोड ऑन हो जाता है। उसके बाद मोमो कहती है वो हॉट स्प्रिंग जा रही है। ये बोलकर मोमो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जीजी ओकारण के साथ सोकर खेलने लगता है, लेकिन हमारा ओकारण सोकर खेलने में बहुत अनाड़ी होता है, पर यहाँ जीजी उसे मोटिवेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ ओकारण सोचता है अगर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो वो बहुत जल्दी एक अच्छा प्लेयर बन जाएगा और फिर मोमो से कूल समझने लगेगी। पर तभी जीजी उसे कहता है वैसे तुम मोमो के बारे में क्या सोचते हो, जिस पर ओकारण कहता है मोमो उसकी सबसे पहली फ्रेंड थी और वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। तब जीजी बोलता है ओ अच्छा, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर ओकारण कहता है वो भी उससे प्यार करता है, जो सुनकर जीजी शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद उन दोनों में आर्गुमेंट होने लगती है मोमो को लेकर। वैसे यार ओकारण के पास पहले से आयरा है, तो इसे और कितनी लड़कियां चाहिए। खैर उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को पेलने लगते हैं, पर उसी दौरान ओकारण नोटिस करता है जीजी के घर में एक एक्स्ट्रा रूम है, जो कि उन्होंने एंट्रेंस के टाइम पर नहीं देखा था। यहाँ तक जीजी को भी नहीं पता था उसके घर में ऐसा कोई रूम है। उसके बाद हम देखते हैं जीजी अपने घर की वॉल को फोड़ देता है और उस वॉल के अंदर का सीन देखकर जीजी ओकारण पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं। तब जीजी ओकारण से पूछता है आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर ओकारण कहता है अभी उनको मोमो के आने का वेट करना चाहिए। तभी डोर की बेल बजती है और जीजी डोर को ओपन करने जाता है
पर तभी हम देखते हैं कुछ आंटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। उसके बाद सीन मोमो की तरफ चेंज होता है जो हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रही होती है, पर तभी वहाँ कुछ नंगे अंकल आ जाते हैं और वो उसके सामने नहाने लगते हैं, जो देखकर मोमो पूरी तरह से शॉक्ड होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है आखिर इधर हो क्या रहा है। तभी एक अंकल मोमो से पूछता है, क्या तुम्हें गेटर्स के बारे में पता है? जिस पर मोमो कहती है, अच्छा तुम्हारा मतलब रेप्टाइल से है। तब अंकल बताता है जो रेप्टाइल होते हैं वो नहाती हुई औरत के पीछे आते हैं। तभी वो अंकल अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, जो देखकर मोमो समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो अपनी साइकिक पावर का यूज करने लगती है। पर तभी एक अंकल उसका हाथ पकड़ लेता है। मानना पड़ेगा ये बुड्ढे कितने ठरकी हैं। खैर उसी दौरान ठरकी अंकल के मुंह पर कुछ चीज लगती है, जिस वजह से मोमो को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन तभी एक अंकल मोमो की लात पकड़ लेता है। उसके बाद हम देखते हैं पूरा का पूरा हॉट स्प्रिंग अंकल्स के ऊपर गिर जाता है, जो देखकर मोमो कंफ्यूज होती है, लेकिन उसे तुरंत ही अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जब वो टर्बो ग्रैनी को देख लेती है तब वो टर्बो ग्रैनी से पूछती है वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर ग्रैनी कहती है, जब मैंने सीको से सुना तुम हॉट स्प्रिंग टेरिटरी जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे बैग के अंदर आ गई। उसके बाद हम देखते हैं उधर पुलिस आ जाती है उन ठरके अंकल को पकड़ने के लिए, जो कि कीटो फैमिली से होते हैं। इन लोगों को देखकर मुझे काले कच्छे वाले चोर याद आ गए। खैर उसके बाद मोमो टर्बो ग्रैनी को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है, किसने कहा मैंने तुम्हारी हेल्प की है, ये तो इस वेसल की एबिलिटी है जो कि खुद के अकॉर्डिंग काम करती है। उसके बाद मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है क्या उसने जीजी के घर में कोई स्पिरिट सेंस की, जिस पर टर्बो ग्रैनी पहले ना बोलती है, लेकिन उसे यकीन है वो जगह बहुत बुरी है क्योंकि वो घर ह्यूमन ब्लड से लथपथ है। उसके बाद हम देखते हैं वो पांचों आंटियां जीजी के घर के अंदर घुस गई थी और इसके साथ ही वो दबाकर स्वीट खा रही होती हैं। तब एक आंटी कहती है, जिन तुम भी स्वीट खाओ और वैसे भी तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए जो कि मैं तुमसे रेंट नहीं ले रही हूँ। फिर जीजी उस आंटी को थैंक यू कहता है और वो आंटी ऐसे ही जीजी को ताने मारने लगती है। फिर ओकारन जीजी से पूछता है आखिर ये ओल्ड लेडी कौन है, जिस पर जीजी बताता है ये उसकी लैंड लेडी है और ये उससे रेंट नहीं ले रही है जब से उसकी फैमिली एडमिट हुई है, और यह हमें पता चलता है ये लेडी कीटो फैमिली की हेड है। उसके बाद आंटी जीजी से पूछती है वैसे वो किधर गया था, जिस पर जीजी बताता है कि वो अपने दोस्त ओकारन को लेने गया था। उसके बाद आंटी कहती है उसके लिए अच्छा होगा अगर वो यहाँ और स्पिरिट मीडियम ना लेकर आए। ये सुनकर जीजी स्माइल करने लगता है, जो देखकर आंटी ऑफेंड हो जाती हैं और वो कहते हैं अबे हंस क्या रहा है, गोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्या तुम हमारी प्रॉपर्टी का नाम खराब करना चाहते हो। यहाँ जीजी उनको समझाता है कि ओकारन स्पिरिट मीडियम नहीं है, पर तभी वो आंटी अपनी गन उठाकर बोलती है तुम्हें पता है ना मेरे पास हंटिंग लाइसेंस है और वैसे भी पहाड़ों में अक्सर अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होते रहते हैं, जैसे कि मैं एक सुअर को हंट करने जा रही हूँ तो मुझसे गलती से एक इंसान पर भी गोली चल सकती है। ये सुनकर जीजी और ओकारन की फटने लगती है, पर तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जो कि अपने साथ ठरके अंकल्स को लेकर आया था। यह हमें पता चलता है ये पुलिस वाला भी इनके साथ मिला हुआ है। उसके बाद ठरकी अंकल जीजी से पूछता है वो किधर गया था, जिसके जवाब में जीजी सेम आंसर देता है जो उसने आंटी को दिया था, लेकिन यहाँ ठरकी अंकल को जीजी की बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। तभी ठरकी अंकल जीजी से ओकारन के बारे में पूछता है, तब जीजी बोलता है ओकारन उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और जैसे कि मैंने कहा था ठरकी अंकल को जीजी की बात पे भरोसा नहीं था तो वो सीधा ओकारन से जीजी की फेवरेट सॉकर टीम के बारे में पूछता है। अब भाई ओकारन को वैसे ही जीजी से मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था तो उसे कैसे उसकी फेवरेट टीम के बारे में पता होता, जिस वजह से ठरके अंकल को ओकारन पर और शक होने लगता है। पर गेस व्हाट, ओकारन जवाब में कहता है जेंट जर्मान, जो सुनकर जीजी शॉक्ड होता है क्योंकि ये सच में उसकी फेवरेट टीम थी, जिस वजह से ठरके अंकल ओकारन को छोड़ देता है। तब जीजी ओकारन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला उसकी फेवरेट टीम के बारे में। तब ओकारन बताता है उसके दीवार में लगे हुए पोस्टर की वजह से। लेकिन वेट, अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि तभी आंटी जीजी से पूछती है वो लड़की वापस कब आएगी, जिस पर जीजी कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर आंटी कहती है क्या तुमने हमसे झूठ बोला है। तभी सीन मोमो की तरफ चेंज होता है, जो कि उस श्राइन में विजिट करती है जिसके बारे में जीजी ने उसे बताया था, पर वो वहाँ देखती है एक आदमी हेड स्टैंड कर रहा है। उसके बाद वो आदमी बताता है वो बूटूबर बनना चाहता है तो इसीलिए वो ये सब कर रहा है। उसके बाद मोमो उस आदमी को कहती है कि वो उसे सुचुनो का स्नेक दिखा दे। वो आदमी ऐसा ही करता है, पर गेस व्हाट, मोमो पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उधर स्नेक की स्किन थी। उसके बाद वो आदमी बताता है डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग श्राइन के पास एक ड्रैगन है
जो आसमान में उड़कर विलेज की रक्षा करता है। इसके साथ ही वो बताता है बहुत समय पहले वोल्केनो में एक स्नेक रहता था जिसकी गांव के लोग पूजा किया करते थे और वो वोल्केनो को शांत रखने के लिए उस स्नेक को बच्चों की बलि दिया करते थे, क्योंकि पिछले 200 सालों से वोल्केनो विस्फोट नहीं हुआ है, जिस वजह से उनको विलेज में हॉट स्प्रिंग का बेनिफिट मिला है। आगे वो आदमी बताता है अब वो स्किन से प्रेयर करके विलेज की वोल्केनो से प्रोटेक्शन मांगते हैं। उसके बाद मोमो से पूछती है आखिर सुचुनोकू का क्या हुआ, जिसके जवाब में वो आदमी कहता है सुचुनोकू जैसी कोई चीज नहीं है, विलेज वालों ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फेक रूमर स्प्रेड किए हैं। ये सुनकर मोमो डिसअपॉइंट होकर वापस जीजी के घर चली जाती है, जिधर वो देखती है ओकारन और जीजी को कीटो फैमिली ने बहुत बुरी तरह से पीट रखा है। तब वो आंटी कहती है तुम्हारे लिए हमारी तरफ से ये प्रेजेंट है, तो अब फेस्टिवल शुरू किया जाए। ये सुनकर मोमो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और वो एक अंकल को जोरदार लात मारती है। फिर बारी बारी करके सब अंकल मोमो पर हमला कर देते हैं और मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करके सभी की धुलाई कर देती है। लेकिन तभी गांधी अंकल मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पाती है, पर उसी वक्त टर्बो ग्रैनी अपनी पावर का यूज करके उस गांधी बुड्ढे को दूर फेंक देती है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है मैं अच्छा खासा सो रखी थी, किसने मेरी नींद खराब करी। उसके बाद मोमो टर्बो ग्रैनी से हेल्प मांगती है कीटो फैमिली से फाइट करने के लिए, जिसके लिए टर्बो ग्रैनी हमेशा के लिए ना बोल देती है। पर तभी आंटी मोमो को जोरदार लात मारती है, जिस वजह से मोमो दूर जाके गिरती है। आगे मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करती है, लेकिन आंटी मोमो को कुछ करने का मौका ही नहीं देती है और उसे कुत्तों की तरह पीट के दीवार में चिपका देती है। यहाँ इस आंटी को देख के लग रहा था ये ब्रूस ली की चाची है। खैर अंकल आंटी को चेयर करते हुए बोलते हैं बहुत खूब मदर, तुम हमारी कीटो फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी हो। उसके बाद आंटी कहती है आखिर ये औरत कौन है और ये अजीब तरह की पावर यूज कर रही थी। दूसरी तरफ मोमो हैरान होती है बुढ़ी आंटी की फाइटिंग स्किल देखकर और वो कहती है आखिर एक बुढ़ी आंटी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। जिस पर टर्बो ग्रैनी उसे बोलती है क्या तुम अपने घर की ओल्ड लेडी को भूल गई। इसके साथ ही हम देखते हैं मोमो और ग्रैनी कीटो फैमिली के स्ट्रेंज रूम में होते हैं। तब बुढ़ी आंटी कहती है तुम हमारे फेस्टिवल में इंटरफेयर कर रहे हो, लगता है तुम हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय करने आए हो, लेकिन कीटो फैमिली तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी क्योंकि हम इस विलेज की जनरेशन टू जनरेशन प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जिसके जवाब में मोमो कहती है अबे तुम हो जो बिना परमिशन के किसी के घर के अंदर घुस आए हो। उसके बाद बुढ़ी आंटी कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम किसकी वजह से हॉट स्प्रिंग बाथ एंजॉय कर पा रही हो, क्योंकि कीटो फैमिली पिछले 200 सालों से ग्रेट सर्पेंट को सैक्रिफाइस ऑफर कर रही है। इसके साथ ही बुढ़ी आंटी आगे बताती है कि वो बाहर के लोगों को अपने घर में फ्री में रहने देती है और उसके बाद वो उनको स्नेक को ऑफर कर देती है, क्योंकि उनका मानना था अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उनका विलेज मैग्मा के अंदर आ सकता है। ये सुनने के बाद मोमो समझ जाती है कि जीजी के पेरेंट्स की हालत की जिम्मेदार कीटो फैमिली है। तभी मोमो नोटिस करती है उसके नीचे की जमीन सैंड में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखकर मोमो अपनी पावर का यूज करके वहां से निकलने का ट्राई करती है, पर कीटो फैमिली उसे ऐसा नहीं करने देती है। उसके बाद बुढ़िया कहती है तुम्हें जल्दी ये सैंड निगल लेगी और तुम ग्रेट सर्पेंट का भोजन बन जाओगी। पर तभी ओकरन और जीजी कीटो फैमिली पर पीछे से हमला करते हैं और इसके साथ ही वो मोमो को खड्डे से बाहर निकालने का ट्राई करने लगते हैं, पर तभी वो सभी उस खड्डे में गिर जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं जिस जगह वो हैं वहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं। फिर ओकरन और मोमो की नजर जीजी पे पड़ती है जो कि नीचे गिरने वाला होता है। मोमो जीजी की हेल्प करती है, पर तभी जीजी किसी सॉफ्ट चीज में गिर जाता है और वो सॉफ्ट बॉडी उस स्नेक की थी जिसका वो लोग खाना बनने वाले थे। लेकिन उसी दौरान हमें पता चलता है वो एक स्नेक नहीं, वो एक कीड़ा है। मतलब सीरियसली यार, ये कीटो फैमिली इतने सालों से बेवकूफ बन रही थी। वैसे देखो ये कैसे जोकरों की तरह नाच रहे हैं। खैर उसके बाद टर्बो ग्रैनी बताती है उस कीड़े का नाम कुरोगारी है। इसके साथ ही उसका फेवरेट खाना इंसान है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर बड़े होते हैं और उसने इससे पहले इतना बड़ा कुरोगारी नहीं देखा था। दूसरी तरफ वो बुढ़िया उस कीड़े से प्रेयर कर रही होती है कि वो मोमो और उसके साथियों को निगल ले। ये सुनकर मोमो उस बुढ़िया को बताती है अबे बेवकूफ, वो तुम्हें भी निगल लेगा। लेकिन बुढ़िया उसकी बात नहीं सुनती है। लेकिन तभी वो कीड़ा उन पर भी हमला कर देता है, जो देखकर मोमो और उसके दोस्तों की फट जाती है और इसके साथ ही वो लोग समझ जाते हैं वो उस कीड़े को नहीं हरा पाएंगे, जिस वजह से वो एक घर के अंदर छिप जाते हैं। तभी ओकरन जीजी पर हमला करने लगता है। जीजी उसके अटैक को डोज करता है और वो ये देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ओकरन को क्या हुआ, पर उसी दौरान वो नोटिस करता है कि मोमो भी अजीब तरह की हरकत करने लगी है।
है और इसका रीजन वो अजीब सी आवाज थी। उसके बाद ओकरन खुद को खत्म करने लगता है और जब जीजी उसे ऐसा करने से रोकता है उसी दौरान उसे वो पल याद आता है कि कैसे उसके मोमो डैड ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ मोमो अपने पेट में कांच घुसा देती है पर इससे मोमो को कुछ नहीं होता है क्योंकि टर्बो ग्रैनी उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। उसके बाद जीजी मोमो और ओकरन के हाथ बांध देता है। तब जीजी ग्रैनी से पूछता है आखिर ये लोग इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं, जिस पर ग्रैनी कहती है उस कीड़े की साइकिक वेव की वजह से, क्योंकि ये पर्सन को फोर्स करती है खुद को खत्म करने को। ये सुनकर जीजी शॉक्ड होके कहता है इसका मतलब मेरे पेरेंट्स की हालत के पीछे इसका हाथ है, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया। तभी हम देखते हैं मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करके जीजी के ऊपर कांच के टुकड़े फेंक देती है, जिस वजह से जीजी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद वो कीड़ा उनको खाने आ रहा होता है और ये सीन देख के लग रहा था कि अब इन सब का काम तमाम होने वाला है। पर उसी दौरान जीजी मोमो, कारण और टर्बो ग्रैनी को लेके भागने लगता है। खैर उसके बाद हम देखते हैं जीजी का पाँव स्लिप कर जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ओकारन और मोमो खुद को खत्म करने लगते हैं। जीजी फिर से उनको रोकता है लेकिन अब वो कीड़ा लगभग उनके ऊपर आ चुका था और ये सीन देखकर जीजी समझ चुका था अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर गैस व्हाट, तभी वो एंट्री होती है उस स्पिरिट की जिसे जीजी अक्सर अपने ड्रीम में देखा करता था। उसे देखकर जीजी काफी शॉक्ड होता है। पर तभी हम देखते हैं मोमो और कारण ठीक हो जाते हैं और वो जीजी को उनके हाथ खोलने को कहते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं आखिर ये चीज क्या है, जिसके जवाब में टर्बो ग्रैनी बोलती है उसकी आंख में मत देखना क्योंकि उसकी आंख लोगों को फोर्स करती है खुद को खत्म करने को। इसके साथ ही ग्रैनी बताती है इवल आई यानी कि जो योकाई है और वो कीड़े की साइकिक वेव एक दूसरे के अटैक को कैंसिल कर रही है। उसके बाद वो करंट ट्रांसफॉर्म होके उस कीड़े को काट के रख देता है, लेकिन वो कीड़ा खुद का नया मूव रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर जीजी और मोमो अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। पर उसी दौरान जीजी इवल आई से कहता है कि मुझे अभी पता चला तुम नहीं थे जिसने मेरे पेरेंट्स को हर्ट किया था। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी उसे वार्न करती है कि उसकी आंख में मत देखो। पर जीजी अब उसकी आंख में देख चुका था, जिस वजह से उसे इवल आई का पास्ट दिखाई देता है। इवल आई एक अजीब सी जगह में बंद होता है और वो बाहर कुछ बच्चों को नाचते हुए देखता है। इवल आई अपनी लाइफ में एक बार उन बच्चों की तरह नाचना चाहता था, यानी कि वो उनकी तरह खेलना चाहता था। और ये सोचते हुए वो एक दिन बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को एक पोल से बंधा हुआ पाता है। उधर वही कीटो फैमिली की बुढ़ी आंटी थी जो इवल आई का सैक्रिफाइस देने वाली थी। तभी मैग्मा इवल आई के ऊपर गिर जाता है और वो उसी वक्त खत्म हो जाता है। पर खत्म होते वक्त उसके लास्ट वर्ड ये थे जस्ट वंस आई वांटेड टू प्ले विद द अदर्स। उसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब इवल आई एक स्पिरिट बन जाता है। इसके साथ ही वो एक बच्चे को दिखने लग गया था, लेकिन उस बच्चे के अलावा इवल आई को कोई और नहीं देख सकता था। फिर आगे हम देखते हैं उस बच्चे के पेरेंट्स खुद को खत्म कर देते हैं। फिर वो बुढ़ी उधर आती है और वो उस बच्चे को स्नेक को सैक्रिफाइस कर देती है। इवल आई उस बच्चे को बचाने का बहुत ट्राई करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। लेकिन तभी हम देखते हैं इवल आई और वो बच्चा एक साथ मर्ज हो जाते हैं और वो कहता है मैं सबको खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं इवल आई जीजी की पीठ में बैठ गया है। ये देखकर टर्बो ग्रैनी कहती है बच्चे इस चीज को अपने ऊपर से हटाओ क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। जिस पर जीजी कहता है वो बुरा इंसान नहीं है, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सहा है। ये बोलकर जीजी उधर जाने लगता है जिधर इवल आई की बॉडी रखी होती है। उसके बाद वो वहाँ पहुंचकर देखता है इवल आई की बॉडी अभी भी पोल से बंधी पड़ी है। तब जीजी कहता है तुम पूरे समय से इधर बंधे पड़े थे और इसके साथ तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। जिस पर टर्बो ग्रैनी जीजी को कहती है उस चीज के पास मत जाओ और इसके साथ उसको हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये योकाई ह्यूमन को मजबूर करती है खुद को खत्म करने को। लेकिन जीजी उसकी बात नहीं सुनता है और वो सेम चीज कहता है वो हमसे अलग नहीं है। यहाँ टर्बो ग्रैनी उसे समझाने में लगी होती है पर तभी वो कीड़ा उनको इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिस वजह से उनकी हालत पतली हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही वो लोग नोटिस करते हैं उस कीड़े ने अपने स्लाइवा में उनको फंसा लिया है। उसके बाद मोमो उस जगह से बाहर निकलने का ट्राई करने लगती है, लेकिन उसी दौरान वो नोटिस करती है जीजी चुपचाप बैठा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं जीजी अपने कॉन्शियस माइंड में इवल आई से मिलता है जिधर वो उससे कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे नफरत की, मुझे लगा तुम मेरे पेरेंट्स की हालत के जिम्मेदार हो। तब इवल आई एक ही वर्ड कहता है कि वो खेलना चाहता है। ये सुनकर जीजू से हाँ बोल देता है। तब इवल आई स्माइल करके उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है
जो देखकर टर्बो ग्रैनी कहती है, बेवकूफ, मैंने कहा था ना इवल आई जैसे योकाई पे ट्रस्ट मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन लोगों को अब पहले से भी तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगते हैं। इसके साथ ही वो कीड़ा अब उनके ऊपर आ चुका था और ये सीन देख के लग रहा था कि मोमो और उसकी गैंग का काम तमाम होने वाला है। पर तभी जीजी एक ही पंच में उस कीड़े को ढेर कर देता है, जो देखकर मोमो कंप्लीटली शॉक्ड होती है। तब जीजी कहता है, आखिर ये बॉडी अब मेरी हुई और अब मैं सभी ह्यूमंस को खत्म करके रख दूंगा। यह इवल आई जीजी की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल पा चुका था। तब टर्बो ग्रैनी मोमो को कहती है कि वो अपनी साइकिक पावर को तैयार कर ले, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा। तभी इवल आई मोमो को जोरदार लात मारता है, जिस वजह से मोमो सीधा जाकर दीवार में चिपक जाती है। फिर इवल आई कहता है, तुम्हारी पावर काफी अमेजिंग है। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है, अबे चपड़गंजू, ज्यादा हवा में मत उड़। ये सुनकर इवल आई कहता है, तुम तो योकाई हो ना, क्या तुम इंसानों की गुलाम बन चुकी हो? दूसरी तरफ मोमो जीजी को होश में आने को कहती है, जिस पर इवल आई कहता है, ये वैसल अब मेरा है और अब मैं तुम लोगों को जीते जाते नर्क का एहसास करवाऊंगा। तभी हम देखते हैं वो कीड़ा खुद को फिर से रीजनरेट करके उनके ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक करता है, लेकिन इवल आई अपने बैरियर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सच में यार, इवल आई की पावर कितनी कमाल की है। कमेंट करके बताओ किस किस को इवल आई की पावर पसंद आई। खैर, इवल आई कहता है, ये एक कर्स घर है जो लोगों की सैक्रिफाइस और ग्रजेस से तैयार हुआ है। ये बोलकर वो एक बॉल को क्रिएट करता है, जिसे वो लात मार के उस कीड़े के मुंह के आर पार कर देता है। उसके बाद जीजी लगातार इसी तरह से हमला करता है, जिस वजह से वो कीड़ा वापस जमीन में घुस जाता है। दूसरी तरफ टर्बो ग्रैनी कहती है, सीखो इस लड़के के बारे में सही थी कि ये बच्चा एक प्रोडिजी है। मोमो को ग्रैनी की बात समझ नहीं आती है। तब टर्बो ग्रैनी से समझाती है कि जीजी जैसे हाईली स्पिरिचुअल प्रेशर वाले लोग बहुत ही कम होते हैं और इसी वजह से इवल आई इस बच्चे के पीछे पड़ा था, और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी इस बच्चे को पोजेस करती। उसके बाद मोमो कहती है, पर जीजी एलिमेंट्री स्कूल में ऐसा नहीं था। तब ग्रैनी कहती है, हर किसी का स्पिरिचुअल पावर अलग अलग टाइम पर अवेक होता है और वैसे भी तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर अभी अवेक हुआ है। आगे टर्बो ग्रैनी ये भी कहती है, मोमो रेडी हो जाओ क्योंकि ये हमारी साइड नहीं है। तभी इवल आई जोरदार सोकर किक मारता है। मोमो उसके अटैक को अपने साइकिक पावर से रोकने का ट्राई करती है, लेकिन इवल आई अचानक से उसके पास आकर मुक्का मारता है। उसके बाद इवल आई अपने सोकर किक अटैक को फिर से प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन ओकारुन उसके अटैक को अपनी किक से रोक देता है, जो देखकर इवल आई शॉक्ड हो जाता है। तब ओकारुन कहता है, तुमने मोमो को हाथ कैसे लगाया मदरबोर्ड? आगे हम देखते हैं इवल आई ओकारुन को ओवर पावर कर देता है, पर ओकारुन मोमो को उसके अटैक से बचा लेता है। ये देखकर इवल आई कहता है, अब तुम भी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। उसके बाद ओकारुन मोमो को किसी सेफ जगह पे ले जाता है, पर तभी हम देखते हैं वो कीड़ा अपने मुंह से वेनम स्प्रेड कर रहा है, जिस वजह से ओकारुन कहता है कि उन्हें सरफेस में जाना होगा क्योंकि हो सकता है सनलाइट उस कीड़े की वीकनेस हो। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो जमीन के काफी नीचे थे, तो इसलिए अब उनके लिए ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी ओकारुन कहता है कि वो अपनी पावर का यूज करके मोमो को ऊपर फेंक देगा। उसके बाद मोमो रस्सी फेंक कर उनको बचा लेगी, लेकिन इसके लिए मोमो मना कर देती है क्योंकि वो जीजी और ओकारुन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जिस पर ओकारुन कहता है कि वो जीजी को संभाल लेगा। तब मोमो बोलती है, मैं तुमको बचा लूंगी और तब तक तुम जीजी का ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं ओकारुन मोमो को सोफे में बैठाकर ऊपर की तरफ पुश करता है, जिस वजह से मोमो खड्डे से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी ओकारुन नोटिस करता है इवल आई उसके सामने आ चुका है और इवल आई कहता है, सबसे पहले मैं तुमको खत्म करूंगा। जिसके जवाब में ओकारुन कहता है, अबे मैं तुझे पहले ही बोल चुका हूँ, तू बच के नहीं जाने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोमो कर्टन से रस्सी बनाकर खड्डे में फेंकती है, पर गैस व्हाट, वो रस्सी उस खड्डे को आधा भी क्रॉस नहीं करती है। फिर मोमो उस घर को आग लगा देती है और आसपास के लोगों को हेल्प के लिए बुलाती है। उसके बाद सीन इवल आई और ओकारुन की फाइट की तरफ चेंज होता है। ये फाइट कितनी खतरनाक हो रही है इसका अंदाजा तुम इसके पैनल को देख के लगा सकते हो। तभी हम देखते हैं इवल आई ओकारुन पे भारी पड़ने लगता है और वो लिटरली ओकारुन को अधमरा कर देता है। फिर इवल आई उसे फाइनल ब्लो देने वाला होता है, लेकिन ओकारुन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ओकारुन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तब इवल आई कहता है, तुम्हारी इधर से उधर कूदने की हैबिट बहुत अनोइंग है, लेकिन ठीक है, मैं गेम को सीरियसली लेना पसंद करता हूँ क्योंकि इससे मैं अपनी बॉडी को फुली यूज कर सकता हूँ। तभी इवल आई नोटिस करता है उसके नाक से ब्लड निकल रहा है
क्योंकि वर्म के पॉइजन का अब जीजी की बॉडी पर असर होने लगा था। उसके बाद इवल आई वो कारून को अपने बैरियर में कैद कर लेता है और वो कहता है अब तुम इस कर्स घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। ये बोलकर वो कारून को उसी बैरियर के अंदर पीटने लगता है और वो उसे मारते हुए कहता है अब तुम्हारे बाद उस लड़की की बारी है। जो सुनकर वो कारून का दिमाग खराब हो जाता है और वो इवल आई का मुंह पकड़ के कहता है तुमने 3 चीजें की हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। पहला, तुम्हें मोमो को हर्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरा, तुम्हें जीजी की बॉडी पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए था क्योंकि जीजी कभी भी मोमो को हर्ट नहीं करता। तो मेरे प्यारे दोस्त को वापस करो। ये बोलकर वो कारून अपने दोनों हाथों से इवल आई को जोरदार घुसंड मारता है, लेकिन इवल आई अभी भी उस पर काउंटर अटैक करने का ट्राई करता है, पर तभी वो कारून फिर से जोरदार मुक्का उसके मुंह पे मारता है और इस अटैक से इवल आई उड़ता हुआ दूर गिरता है। उसके बाद वो कारून कहता है तीसरा, तुम्हें मेरा दिमाग खराब नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो कारून इवल आई को वहां से बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी अभी भी कीड़े के सलाइवा में फंसी होती है। इसके साथ टर्बो ग्रैनी ये सोच रही होती है कहीं उसको अपनी सारी जिंदगी यहाँ न बितानी पड़े। तभी वहाँ कारून आ जाता है ग्रैनी को ढूंढते हुए। ये देखकर ग्रैनी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है अबे गधे, तुझे इतना टाइम कैसे लग गया यहाँ आने में? देख रहे हो ग्रैनी की यहाँ कितनी बुरी हालत हो रखी है, पर वो अभी भी गलत बोलना बंद नहीं कर रही है। खैर उसके बाद कारून ग्रैनी को सलाइवा से बाहर निकालने लगता है, पर गैस व्हाट, वो भी ग्रैनी के साथ उसी सलाइवा में चिपक जाता है। उसके बाद ग्रैनी गुस्से में कारून को ताने मारने लगती है। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं जिधर जीजी का घर पूरी तरह से जल चुका होता है और फायर फाइटर आग को बुझा रहे होते हैं। तभी पुलिस वाले मोमो से पूछते हैं क्या उसने ये आग लगाई है, जिस पर मोमो हाँ कहती है, पर इसके साथ वो ये भी बताती है कि कीटो फैमिली यहाँ लोगों को खत्म करती है। पर पुलिस वाला भी उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है क्योंकि ये पुलिस वाला भी कीटो फैमिली के साथ मिला हुआ था और वो उल्टा मोमो को पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ अर्थक्वेक आता है क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो कीड़ा सरफेस में आ चुका था। ये देखकर मोमो के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विलेज के लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। आगे हम देखते हैं वो कीड़ा सनलाइट की वजह से घर के अंदर छिपने लगता है। ये चीज मोमो नोटिस कर लेती है और वो फायर ट्रक को उस घर के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से सनलाइट उस कीड़े पे पड़ जाती है और वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो कीड़ा कीटो फैमिली को अपने मुंह से बाहर फेंकता है। तब मोमो कहती है क्या तुम लोग अभी भी जिंदा हो? जिस पर वो बुढ़िया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट सरपेंट को खत्म करने की? तभी फिर से वहाँ अर्थक्वेक आता है। आगे वो बुढ़ी कहती है ये सब तुम्हारी गलती है और अब आगे जो होने वाला है उसकी जिम्मेदार तुम होगी। उसके बाद हम देखते हैं वोल्केनो विस्फोट हो जाता है। ये देखकर वो बुढ़िया आगे बताती है कि सैक्रिफाइस न देने की वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ का सीन देखकर मोमो पूरी तरह से शॉक्ड होती है। आगे हम देखते हैं विलेज के लोग विलेज छोड़कर भागने लगते हैं। तब वो बुढ़ी कहती है आसमान से निकलकर एक ड्रैगन रेनबो बनाएगा और ये माउंटेन पूरे विलेज को निगल लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे विलेज के लेजेंड ने कहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम इसे फिक्स करोगी। दूसरी तरफ मोमो अपने मन में सोच रही होती है ये कीड़ा खुद से सनलाइट में नहीं आया है तो विलेज के लेजेंड ने ये बात क्यों बोली होगी। तभी मोमो की नजर फायर ट्रक पे पड़ती है और वो बुढ़िया को कहती है तुम गलत हो, ग्रेट सरपेंट कुछ नहीं है और ड्रैगन का रेनबो बनाना एक नेचुरल फाउंटेन है क्योंकि फाउंटेन का फटना वोल्केनो के फटने का संकेत देता है। आगे मोमो बताती है लेजेंड भी ये बात जानते थे लेकिन लोगों ने उनकी बात को गलत समझा है। इसके साथ ही डर की वजह से लोग अपने सोचने की शक्ति भी खो चुके थे, जिस वजह से उन्होंने ह्यूमन सैक्रिफाइस जैसी बेकार चीज करनी शुरू कर दी। उसके बाद मोमो उस कीड़े को उठाकर बोलती है पर मैं इस गलती को अब ठीक करूंगी, जिस पर वो बुढ़िया कहती है इसका मतलब तुम फाइट करना चाहती हो, इसके साथ ही तुम इसका ब्लेम अपने ऊपर ले रही हो, तो ठीक है अब तुम हमारा सैक्रिफाइस बनोगी। तब मोमो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ और वैसे भी ये सैक्रिफाइस खाने वाली चीज गंदगी तो खाई सकती है। ये बोलकर मोमो उस कीड़े को वोल्केनो की तरफ ले जाने लगती है, जो देखकर वो बुढ़िया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट सरपेंट के साथ ऐसी हरकत करने की। उसके बाद हम देखते हैं मोमो उस कीड़े के पिछवाड़े को पानी से भर लेती है। बेसिकली एक वर्म की बॉडी एक पाइप की तरह होती है। उसके बाद हम देखते हैं मोमो उस कीड़े के मुंह से पानी रिलीज करती है मैग्मा को रोकने के लिए, पर इसके साथ हम देखते हैं उस कीड़े के मुंह से सलाइवा भी निकल रहा है, जिस वजह से मैग्मा को रोकना इजी हो जाता है। लेकिन भाई अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी क्योंकि उस जंगल में आग लग चुकी थी। तभी वो बुढ़िया मोमो को जोरदार लात मारती है और वो कहती है
मैं तुम्हें ग्रेट सरपेंट का और मजाक नहीं उड़ाने दूंगी। जिस पर मोमो कहती है मैं बस उस लावा को रोकने का ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए मेरे रास्ते में मत आओ। तब बुढ़िया बोलती है तुम इस लैंड को नहीं बचा सकती हो क्योंकि तुम्हारे जैसे बाहर के लोगों को इससे दूर रहना चाहिए और अब हम तुम्हें ग्रेट वोल्केनो को सेक्रीफाइस करेंगे। अरे भाई ये कैसे लोग हैं, कभी ये एक कीड़े को गॉड बनाते हैं और कभी एक वोल्केनो को गॉड बनाते हैं। खैर उसके बाद वो सभी मोमो पे हमला करते हैं। तभी टेम्पल का प्रीस्ट कीटो फैमिली को लात मारता है और वो प्रीस्ट कहता है मुझे माफ करना, मैंने रियलाइज नहीं किया कि तुम मेरे मास्टर की ग्रैंड डॉटर हो। मोमो शॉक्ड होके कहती है अबे तुम वही प्रीस्ट हो ना जो बूटूबर बनना चाहता था। उसके बाद प्रीस्ट बताता है कि एक हफ्ते पहले मेरे मास्टर का कॉल आया था और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम पे नजर रखूं। मास्टर वाली बात सुनकर मोमो अभी भी झटके में थी। आगे वो प्रीस्ट बताता है कि उसके मास्टर ने 3 बच्चों के बारे में बताया था लेकिन श्राइन में सिर्फ मोमो आई थी, जिस वजह से उसे लगा मोमो एक टूरिस्ट है। तभी वो बुढ़िया कहती है अबे वो घटिया प्रीस्ट, मैं तुझे पहले से पसंद नहीं करती थी और क्या तुम इस बेवकूफ लड़की के साथ हो। उसके बाद प्रीस्ट मोमो को कहता है कि वो इन नमूनों को संभाल लेगा और वो जंगल की आग को बुझाने में फोकस करे। आगे हम देखते हैं मोमो उस कीड़े को उठाकर फिर से फायर बुझाने लगती है, पर तभी उस कीड़े की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और कीड़े का सलाइवा उनके ऊपर गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ईवल आई एंट्री मारकर सभी बुड्ढों को पेल के रख देता है। ईवल आई को देखकर मोमो के तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद ईवल आई उस बुढ़िया पे हमला करता है लेकिन बुढ़िया उस पर काउंटर अटैक करती है। उसके बाद ईवल आई फिर से हमला करता है लेकिन मोमो उस बुढ़िया को उसके अटैक से बचा लेती है। तभी प्रीस्ट ईवल आई के मुंह पे जोरदार लात मारता है लेकिन ईवल आई अभी भी नहीं रुकता है और वो प्रीस्ट पर काउंटर अटैक करके उसे जमीन में पटक देता है। फिर ईवल आई उसे खत्म करने जाता है लेकिन मोमो प्रीस्ट को बचा लेती है। ये देखकर ईवल आई कहता है तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रही हो इसलिए मैं तुम्हें पहले खत्म करूंगा। जिस पर मोमो कहती है अगर तुम किसी को खत्म करोगे तो उसका इल्जाम जीजी के ऊपर आएगा। इसके साथ ही मोमो उससे ओकारुन के बारे में पूछती है। तब ईवल आई कहता है वो सिर्फ उस बारे में बात करेगा जिसके बारे में वो करना चाहता है। फिर प्रीस्ट कहता है मुझे नहीं लगा था मैं ये कहूंगा पर मैं इसको नहीं हरा सकता हूँ। उसके बाद बुढ़िया कहती है ये सब तुम लोगों की गलती है और तुमने इस मुसीबत को इनवाइट किया है। जिस पर मोमो कहती है अभी बहस करने का टाइम नहीं है, पहले हमें से निपटाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों साथ मिलकर ईवल आई से फाइट करने को रेडी हो जाते हैं। तभी ईवल आई उनके ऊपर फुटबॉल किक से अटैक करता है। वो लोग उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं लेकिन ईवल आई मोमो के सामने आकर उसे लात मारता है पर वो किसी न किसी तरह से उसके अटैक से बच जाती है। फिर बुढ़िया ईवल आई पर हमला करती है। ईवल आई उसे काउंटर अटैक करता है लेकिन मोमो फिर से बुढ़िया को उसके अटैक से बचा लेती है। उसके बाद मोमो अपनी साइकिक पावर से ईवल आई को पकड़ लेती है पर गैस व्हाट, ईवल आई का फुटबॉल उसे आजाद कर देता है। फिर ईवल आई प्रीस्ट पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद वो मोमो की तरफ बढ़ता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लग रहा था कि मोमो का काम तमाम होने वाला है। तभी ईवल आई को एक जोरदार मुक्का लगता है और ये मुक्का उस एलियन का था जिसकी मोमो और उसके दोस्तों ने हेल्प की थी। मोमो से देखकर पूरी तरह से शॉक्ड होती है। फिर मोमो उस एलियन से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया, जिस पर एलियन कहता है ये एक लंबी स्टोरी है और वो उसे बाद में बताएगा। तभी मोमो नोटिस करती है उसके ऊपर एक स्पेसशिप खड़ी है और उस स्पेसशिप में टारो और सीको थे। ये सीन देखकर मुझे और मोमो को दोनों को झटके लग रहे थे। उसके बाद सीको और एलियन ईवल आई से फाइट करने लगते हैं और ये फाइट कितनी खतरनाक हो रही है तुम इन पैनल को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। तभी हम देखते हैं सीको ईवल आई को धोबी पछाड़ देती है। फिर सीको टारो को ईवल आई के ऊपर डिसअसेंबल होने को कहती है जिस वजह से ईवल आई टारो की बॉडी में कैप्चर हो जाता है। ये देखकर मोमो काफी हैरान होती है और इससे हमको पता चलता है कि मोमो की ग्रैनी कितनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि भाई उसने कुछ ही देर के अंदर ईवल आई को हरा के रख दिया था। फिर मोमो की ग्रैनी कहती है टारगेट कैप्चर, लेट गेट आउट ऑफ हेयर। उसके बाद हम देखते हैं मेंटस एलियन का बच्चा स्पेसशिप का यूज करके जंगल की फायर बुझा रहा होता है। फिर सीको मांजिरो पर चिल्लाकर बोलती है अबे मैंने तुझे पहले वार्न किया था कि चीजें इतनी खराब मत होने देना। जिस पर मांजिरो कहता है माफ करना मास्टर, पर तुमने मुझे बताया नहीं था एग्जैक्टली करना क्या है। उल्टा तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं खुद से फिगर आउट करके हेल्प करने आया हूँ। ये सुनने के बाद सीको उसे थैंक यू बोलती है और इसके साथ वो टारो को भी थैंक यू कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही ईवल आई कैप्चर हुआ था। पर टारो को यहाँ सिर्फ एक बात की टेंशन हो रही थी कि वो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स किधर रखेगा। उसके बाद सीको मोमो से ओकारुन और टर्बो ग्रैनी के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोमो मेंटस एलियन के साथ ओकारुन की लोकेशन पर जाती है। आगे हम देखते हैं वो लोग उस जगह को खोदने लगते हैं लेकिन उनको उधर
मैग्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लग रहा था कि ओकारुन और ग्रैनी का सीख कबाब बन चुका है। उसके बाद मोमो कहती है कि वो मैग्मा के अंदर जाकर ओकारुन को बचाएगी, लेकिन मेंटिस एलियन उसे ये करने से मना करता है क्योंकि इससे मोमो की जान भी जा सकती थी। जिस पर मोमो कहती है मुझे ओकारुन को बचाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे बचाऊंगी। तभी मैग्मा के अंदर से एक चीज निकलती है जिसके अंदर ओकारुन और टर्बो ग्रैनी होते हैं। तब ओकारुन कहता है मुझे यकीन था तुम हमें बचाने जरूर आओगी। फिर टर्बो ग्रैनी मोमो को कहती है अबे गधी, हमें बचाने में तुझे इतना टाइम कैसे लग गया। उसके बाद ओकारुन बताता है अगर टर्बो ग्रैनी ने उसकी हेल्प नहीं की होती तो अब तक उसका गेम ओवर हो चुका होता। यहाँ ओकारुन बताता है कि ग्रैनी और उसने कीड़े के स्लाइवा का यूज किया था मैग्मा से बचने के लिए। उसके बाद ओकारुन मोमो से जीजी के बारे में पूछता है, जिस पर मोमो कहती है जीजी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो भी ओकारुन की तरह श्रापित है। तभी ओकारुन का पैर फिसलता है और वो मोमो के गले लग जाता है। जो भी हो यार, हमारा लोंडा एक मौका नहीं छोड़ता है मोमो से चिपकने का। तब मोमो से कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। तभी सीन चेंज होता है जिधर सीको, मोमो और मांजीरो रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं इवल आई को जीजी की बॉडी से बाहर निकालने के लिए, पर गैस व्हाट, वो रिचुअल फेल हो जाता है। उसके बाद सीन मोमो के घर की तरफ चेंज होता है जहाँ ओकारुन और सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी आयरा मोमो से कहती है तुमने मुझे इस मिशन के बारे में बताया क्यों नहीं। तब मोमो कहती है अगर वैसे मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम क्या उखाड़ लेती। दूसरी तरफ ओकारुन टर्बो ग्रैनी से कहता है तुमने मेरा अंडा क्यों खाया। जिस पर ग्रैनी कहती है मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए ये तो मैं खा ही सकती हूँ। आगे हम देखते हैं सीको और मांजीरो रोकिन के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर अभी हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। उसके बाद हम देखते हैं मेंटिस का लोंडा मिल्क पी रहा होता है, जो देखकर मेंटिस इमोशनल हो जाता है। उसके बाद आयरा मेंटिस से कहती है अबे तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, मैंने कहा था ना यहाँ वापस मत आना। जिस पर मेंटिस कहता है मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम लोगों ने मुझे काऊ दी, लेकिन वो काऊ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रही है, जिस वजह से मुझे वापस अर्थ में आना पड़ा। इसके साथ ही हमारा प्लेनेट वाटर से कवर है, जिस वजह से वहाँ मिल्क प्रोड्यूस करना नामुमकिन है। ये सुनकर मोमो और ओकारुन काफी शॉक्ड होते हैं। आगे मेंटिस कहता है चेकवा टीटा को सरवाइव करने के लिए रेगुलर मिल्क चाहिए, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि अब हम अर्थ पे रहेंगे। दूसरी तरफ आयरा ये बात सुनकर चिकवा टीटा को गले लगा लेती है। उसके बाद चिकवा टीटा आयरा से पूछता है क्या हम अर्थ में नहीं रह सकते हैं, जिस पर आयरा कहती है कि वो जितना टाइम चाहें यहाँ रुक सकते हैं। आगे मांजीरो कहता है कि उनको हायाशी परफॉर्मर को यहाँ बुलाना पड़ेगा जीजी को पहले जैसा करने के लिए, लेकिन अगर वो यहाँ आ भी गए तो उसे नहीं लगता है जीजी फुली ठीक हो पाएगा, क्योंकि जीजी का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही पावरफुल है, जिस वजह से इवल आई और जीजी को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर मोमो और ओकारुन उदास हो जाते हैं, पर तभी वो नोटिस करते हैं कि टारो चिल्लाने लगा है क्योंकि उसने गरम गरम खाना ठूस लिया था, जो देखकर सीको कहती है अबे सुअर की तरह क्यों खा रहा है। तब टारो कहता है अब सब पहले जैसा हो चुका है, लेकिन मेरी बॉडी किधर है। ये सुनकर मोमो कहती है टारो ये मजाक करने का टाइम नहीं है, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जीजी पहले जैसा हो चुका था। आगे सीको टारो से उसका फेस ओपन करने को कहती है, जिधर हम फिर से जीजी का फनी फेस देखते हैं। उसका ये फेस देखकर मांजीरो को लग रहा होता है कि जीजी इवल आई के काबू में है, लेकिन इसे कौन बताए, जीजी पहले से ही ऐसा ड्रामेबाज है। उसके बाद जीजी कहता है कि वो बहुत ही खुश है कि मोमो और ओकारुन ठीक है। फिर मोमो सीको से पूछती है कि जीजी खुद से नॉर्मल कैसे हो गया, जिसके जवाब में सीको मोमो को ठंडा पानी लाने को कहती है। उसके बाद सीको ठंडा पानी जीजी के फेस पर फेंकती है, जिस वजह से वो इवल आई में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर सभी की फटके चार हो जाती है। उसके बाद सीको गर्म पानी इवल आई के मुंह पे मारती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर मोमो समझ जाती है कि वो ठंडे और गर्म पानी से जीजी के ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तब जीजी मजाक के अंदाज में बोलता है मुझे नहीं पता अब क्या करना है। ये सुनकर मोमो जीजी के पिछवाड़े पे लात मारती है, क्योंकि इधर सबकी इतनी गंदी फट रखी है, लेकिन जीजी को अभी भी मजाक सूझ रहा है। उसके बाद सीको मोमो, ओकारुन और जीजी से माफी मांगते हुए बोलती है कि उसे उनको इवल आई के पास अकेले नहीं भेजना चाहिए था, और अभी जीजी के साथ जो भी हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल सीको खुद को मानती है। पर वो तीनों कहते हैं इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी टर्बो ग्रैनी
उन सभी को टोंट मारते हुए बोलती है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुमने इविल आई पर कंट्रोल पा लिया है? इविल आई एक माउंटेन योकाई है जो कि बहुत तेजी से रिकवर होता है। अगर वो किसी नॉर्मल ह्यूमन को पोजेस कर लेता है तो वो ह्यूमन धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है और वो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर वाले ह्यूमन के पीछे जाता है। आगे ग्रैनी कहती है, जीजी उसके लिए एक अल्टीमेट वेसल है, लेकिन ये इविल आई न्यूबॉर्न है और इसी वजह से तुम लोग उसे कंट्रोल कर पा रहे हो, लेकिन ये टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तब उनके लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल है। ये सुनने के बाद सीको सबको कहती है कि उनको जीजी पे नजर रखनी पड़ेगी और जब तक वो उसे ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक उनको वाटर के सहारे इविल आई को रोकना होगा। आगे हम देखते हैं मेंटस, एलियन और आयरा सबको बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मोमो और कारुन जीजी के साथ हॉस्पिटल जाते हैं जीजी के मोमो डैड से मिलने के लिए। पर इसी बीच मोमो और ओकारुन का रोमांस चल रहा होता है, लेकिन जीजी हमेशा की तरह उन लोगों के रंग में भंग डाल देता है। आगे हम लोग देखते हैं वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जिधर जीजी अपने मोमो डैड को देखकर इमोशनल हो जाता है। आगे में बताया जाता है वोल्केनो के फटने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही कीटो फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया है, पर नाकी कीटो यानी कि ये बुढ़िया फरार हो चुकी है। तभी सीन नाकी की तरफ चेंज होता है जो कि पुलिस से बचकर जंगल में छिप रखी होती है। तब वो बुढ़िया कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी मोमो। ये बोलकर वो बुढ़िया एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। भैंस की आंख, ये बुढ़िया तो एक असल में एलियन थी और इसी वजह से ये 200 सालों से जिंदा है। खैर इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।